हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं संतोष प्रजापति क्लास 12th की ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है द हेरिटेज ऑफ इंडिया, जिसे A.L. बाशम ने लिखा था। वास्तव में A.L. बासम ने एक पुस्तक लिखी थी द वंडर दैट वाज इंडिया। उसी में से एक छोटे से एस्से के रूप में यहाँ पर सेकेंड ईयर के क्लास में प्रस्तुत किया गया है, जिसका टाइटल है द हेरिटेज ऑफ इंडिया। हम लोगों ने इसका लाइन टू लाइन स्टडी भी कर लिया है विगत वीडियो में। इसके क्वेश्चन आंसर पर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। इसका एक्सप्लेनेशन बचा था, तो इसमें दो एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड की परीक्षा में कई बार रिपीट किए गए हैं। आओ आज हम उन एक्सप्लेनेशन पर चर्चा करते हैं। तो पहला आपका है, ध्यान रखना बच्चों, आप लोग जब खोजोगे तो जो थर्ड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ में थर्ड लाइन पे शुरू होता है पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। आपको हमने पढ़ाया भी था और हमने उसमें मेंशन भी कराया था कि आप इसको ध्यान से देख लेना। तो एक बार मैं उसको पढ़ देता हूं ताकि जब एक्सप्लेन किया जाए, उसका कॉन्टेक्स्ट बनाया जाए तो समझ में आ जाए। लेकिन कोई भी एक्सप्लेनेशन आपको करना है तो पहले आप उसको पढ़कर पूरा अर्थ क्लियर किए रहो, पूरा भाव क्लियर किए रहो, ताकि मालूम रहे कि आखिर उसमें लेखक अर्थात A.L. बाशम क्या कहना चाहते हैं। है पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी। राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से भारत बहुत सी समस्याओं का अत्यधिक कठिनाई के साथ सामना करता है। एंड नो वन कैन फोरकास्ट हर फ्यूचर विथ एनी सर्टेनिटी। और कोई भी निश्चित रूप से इसके भविष्य के विषय में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। बट लेकिन इट इज ए सेफ टू प्रेडिक्ट दैट, लेकिन यह एक सुरक्षित भविष्यवाणी है कि व्हाट एवर द फ्यूचर में बी, कि भारत का भविष्य चाहे जैसा क्यों ना हो, द इंडियन ऑफ कमिंग जनरेशन, भारत की जो आने वाली पीढ़ियां हैं, विल नॉट बी अनकन्विंसिंग, कभी भी असंतुष्ट नहीं होंगी। एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोपियन, और आत्म सचेत होकर के, आत्म जागरूक होकर के वे यूरोपियनों की कभी नकल नहीं करेंगे। बट विल बी मेन रूटेड इन दियर ट्रेडिशन, बल्कि ये अपने परंपराओं पर अडिग रहेंगे। एंड अवेयर ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ दियर कल्चर, और अपने संस्कृति की सततता के प्रति हमेशा जागरूक रहेंगे। ये समझ में? अब फिर से एक बार मैं जल्दी से समरी बोल दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ है बच्चों। राजनीतिक रूप से आप लोग इस पैराग्राफ को एक बार देख लो, चूंकि आप किताब में तो देखे ही होंगे, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखा देता हूं। यहाँ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली देखना, बीच से शुरू हुआ है आपका, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली से लेकर के कल्चर तक आपको देखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आओ जरा इसको एक बार मैं फिर से समरी के रूप में समझा दूं। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी। राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से भारत बहुत सारी समस्याओं का अत्यधिक कठिनाई के साथ सामना करता है, और कोई भी भारत के भविष्य के विषय में निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। लेकिन एक सुरक्षित भविष्यवाणी यह की जा सकती है कि भारत की आने वाली पीढ़ियां चाहे जैसी क्यों ना हो, वे आत्म जागरूक होकर के कभी भी यूरोपियनों की नकल नहीं करेंगी, बल्कि वे अपने परंपराओं पर अडिग होंगी और अपनी संस्कृति की सततता के प्रति हमेशा सतर्क रहेंगी, जागरूक रहेंगी। ठीक है, रेफरेंस आइए देखा जाए, क्योंकि जब भी कोई एक्सप्लेनेशन आता है तो उसका आपको रेफरेंस, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका एक्सप्लेनेशन तीनों लिखना पड़ता है। रेफरेंस में मैं बार बार बता चुका हूं, लेसन का नाम और राइटर का नाम लिखना है, और अगर आपको स्रोत भी मालूम है तो वही रेफरेंस में डाल दिया करो। तो बनेगा क्या कि दिस पैराग्राफ हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया रिटन बाय A.L. बाशम।
उसी में जोड़ दो। अगर आपको स्रोत मालूम है, और स्रोत तो आपको मालूम है, द वंडर दैट वाज इंडिया, तो आप उसमें लिख सकते हो द सोर्स ऑफ दिस एसे इज हिज फेमस बुक द वंडर दैट वाज इंडिया। बताओ, रेफरेंस तक समझ में आया ना प्यारे बच्चों। अब आओ कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट में बनाओगे बच्चों क्या, छोटे छोटे मैं कॉन्टेक्स्ट बनाता हूं आपके लिए, ताकि आप उसे अच्छी तरीके से लिख लो। यानी इस पैराग्राफ में पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली से लेकर के कल्चर तक का जो पैराग्राफ ये दिया गया है, इसमें लेखक भारत की जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनमें अपना दृढ़ विश्वास प्रकट करते हैं, क्योंकि ये भारत की संस्कृति को बिल्कुल प्रिजर्व करके रखेंगे। तो आप इसको एक ये बना सकते हो छोटा सा कि द राइटर ए.एल. बासम एक्सप्रेसेस हिज फुल कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर जनरेशन ऑफ इंडिया फॉर प्रिजर्विंग दियर कल्चर। एक छोटा सा आपका कॉन्टेक्स्ट है, या आप ऐसे बना सकते हो कि इन दिस पैराग्राफ द राइटर ए.एल. बासम expresses his full confidence in the future generation of India for preserving their culture। एक हो गया, ये नहीं समझ में आया, दूसरा आप बना सकते हो द ऑथर ए.एल. बासम says that Indians will not be able to cut off from their everlasting culture। तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब इसकी व्याख्या में प्यारे बच्चों हम लोग क्या किया जाए। व्याख्या के लिए आपका पैराग्राफ आपके सामने होगा, और आप उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग देख देख करके आप उसको अपने शब्दों में व्याख्यात करके लिख सकते हैं। तो बनाओगे क्या, अब चूंकि मुझे ये पैराग्राफ अच्छी तरीके से मालूम है, बुक की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन आप पैराग्राफ को देख करके लिखिएगा कि in this paragraph A.L. Basam says that India has to face many problems, या India has to face a lot of problems these days। These problems are due to the political as well as economical conditions of the country, but no one can forecast about the future of India with certainty। More or less, India's future depends on how the problems would be solved। The future generation of India will not follow the people of Europe, या will not follow the European blindly। In fact, the people of India are deeply bound to their culture। The people of India believe that their cultural continuity will be maintained and they will follow their tradition honestly। तो ये था आपका प्यारे बच्चों एक्सप्लेनेशन। तो इसको आप बार बार देखोगे, बार बार सुनोगे, तो आपको ये अच्छी तरीके से याद रहेगा। दूसरा आओ पैराग्राफ हम लोग देखते हैं, उसी के नीचे आओ आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिफ्थ पैराग्राफ को आप देखो। पूरे फिफ्थ पैराग्राफ को आपको मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख लो कि क्या है फिफ्थ पैराग्राफ। हिंदू सिविलाइजेशन विल से लेकर के वेस्ट तक का, अब पहचान में आ जाएगा ना आपको, बुक में ये दिखा रहे हैं केवल एक सब वो है कि आप एक बार देख लो, हिंदू सिविलाइजेशन विल वी बिलीव। ठीक है, अब एक बार मैं इसको पढ़ता हूं। लेखक ए.एल. बासम कहते हैं कि हिंदू सिविलाइजेशन विल बी बिलीव इन इट्स कॉन्टिन्यूटी। हम विश्वास करते हैं कि भारत की सभ्यता अपनी सततता को, अपनी निरंतरता को लगातार बनाए रखेगी। द भगवद गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन। भगवद गीता मानव को कार्य करने की प्रेरणा देना, एंड द उपनिषद मैन ऑफ थॉट, और उपनिषद मानव को विचार करने की प्रेरणा देना कभी बंद नहीं करेंगे। द चार्म एंड ग्रेसियसनेस ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ, भारतीय जीवन की भव्यता
भारतीय जीवन के का आकर्षण विल कंटिन्यू, सतत रहेगा, निरंतर रहेगा। However much affected it may be by the labor saving devices of the West, भले ही यह पाश्चात्य के श्रम चोरी के तरीके से कितना भी प्रभावित क्यों ना हो जाए। People will still love the tales of the heroes of the Mahabharata and the Ramayana, लोग रामायण और महाभारत के कहानियों के नायकों से प्रेम करना कभी बंद नहीं करेंगे। And of the love of Dushyanta and Shakuntala and the Pururva and Urvashi, और कभी भी भारत की कमिंग जनरेशन, भारत के प्रेजेंट जनरेशन, ये लोग दुष्यंत और शकुंतला तथा पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कहानियों को कभी डिसलाइक नहीं करेंगे। The quiet and gentle happiness which has at all time pervaded Indian life, भारतीय जीवन का आनंद, भारतीय जीवन का कोमल आनंद, शांति हर समय व्याप्त रहेगी, भले ही उसे अत्याचार, रोग, निर्धनता पूरी तरीके से प्रभावित क्यों ना कर दे। It will surely not vanish before the more hectic ways of the West, लेकिन यह पाश्चात्य के श्रम चोरी के तरीके या उत्तेजनात्मक तौर तरीकों के सम्मुख कभी भी अदृश्य नहीं होंगे। तो ये पैराग्राफ है बेटा हिंदू सिविलाइजेशन से लेकर के वेस्ट तक। रेफरेंस आपको मालूम हो गया कि क्या है रेफरेंस, वही जो पहले पैराग्राफ का था वही इसका भी है। अब आओ सीधे हम लोग कॉन्टेक्स्ट पर आते हैं। कॉन्टेक्स्ट में लिखोगे क्या कि इन दिस पैसेज द राइटर कौन, ए.एल. बासम। In this passage, the writer A.L. Basam says that the Hindu civilization will retain its continuity. ये बिल्कुल आसान सा है कि A.L. बासम कहते हैं कि हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी। यानी in this passage, A.L. Basam says that the Hindu civilization will retain its continuity. The holy books like Bhagavad Gita, Ramayana, Upanishad, so the holy books will keep on inspiring the people of India in the future as well. तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट है। दो बातें आपको इसमें लिखनी है कि ए.एल. बासम साहब कहते हैं कि हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को हमेशा बनाए रखेगी, और दूसरा ये जो होली बुक्स हैं, रामायण, महाभारत, गीता, ये सब जो बुक हैं, उपनिषद, ये सब लोग भारत की वर्तमान पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों को सदैव इंस्पायर करते रहेंगे। तो दो फीलिंग्स आपको समझना है। इसकी व्याख्या क्या करें तो देखो जरा, अकॉर्डिंग टू द राइटर या अकॉर्डिंग टू ए.एल. बासम, द हिंदू सिविलाइजेशन विल गो ऑन and will remain unchanged. In fact, dear students, it will always inspire the people and the people of India. Holy books such as the Gita and Upanishads, दो मेन बुक की बात यहाँ पर की गई है। Holy books such as the Gita and the Upanishad will keep on inspiring the people. भगवत गीता, हमने आपको पहले बताया, भगवत गीता लोगों को कार्य करने की प्रेरणा देना, राम और उपनिषद लोगों को विचार करने की प्रेरणा देना, कभी बंद नहीं करेंगे। वही यहाँ पर आपको इसमें डालना भी है कि भगवत गीता एंड उपनिषद से विल कीप ऑन इंस्पायरिंग द पीपल ऑफ एक्शन ओवर द रिजल्ट्स। द उपनिषद विल ऑलवेज इंस्पायर द मेन to think deeply and in the right way. The charm and graciousness of the Indian way of life will continue and it will not be affected by the Western ideology. The people of India will desire the labor saving devices and machines of the West, but they will not forget the ideas of the religious books like Gita, like Upanishads, etc. The people of India will continue
to love the tales of the heroes of Mahabharata and the Ramayana. The romantic tales of Dushyant and Shakuntala and Pururva and Urvashi will always be a source of inspiration for the people of India. तो ये था प्यारे बच्चों आपका दो एक्सप्लेनेशन, यही दो आपका मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर हम लोग जब क्लास में मिलेंगे तो एक दो पैराग्राफ और अगर समझ में आया कि इम्पॉर्टेंट है और भी बुक्स से हम लोग अगर देखा जाएगा कि कोई और पैराग्राफ भी इम्पॉर्टेंट है तो हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कीप स्टे, कीप वॉचिंग, गुड नाइट, बाय।